तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं दक्ष ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है दक्ष। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोलॉजी, यूनिट 10 इकोलॉजी। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो चलो करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही अपना, इसके अंदर पहले तो आपको बताया कि हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत डाइवर्स है, फैसिनेटिंग है, वो सारी चीजें बताई हैं। फिर उसके अंदर उसने बताया है कि इंडिविजुअल्स बहुत सारे होते हैं। देखो, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये सारे लेवल्स होते हैं बायोलॉजी के। फिर ये कॉमन सेंस वाली बात लिखी हुई है कि इसके अंदर कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। बुलबुल सिंग कर रही है अर्ली मॉर्निंग में, कब हेयर करते हैं उसको हम। और दूसरा पूछ सकते हैं कि क्यों है वो बोल का रही है, व्हाई डज द बर्ड सिंग। फिर पूछ सकते हैं कि हाउ टाइप पूछ सकते हैं उससे, हाउ डज द बर्ड सिंग। ये सारी चीजें हम पूछ सकते हैं, ये सिंपल है। फिर और चीजें लिखी हुई हैं नीचे, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। फिर you have already learned in the previous classes that the ecology is a subject which studies the interactions among the organisms and between the organisms and its physical environment, abiotic। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख सकते हो। द इंटरेक्शन अमंग द, क्या बोल रहा है कि इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन उसके एबायोटिक फैक्टर से, उसको आप कहते हो इकोलॉजी। ठीक है जी, उसका उसको आप पढ़ते हो इकोलॉजी के अंदर। यहाँ पे देखते हैं, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल organizations, organisms, populations, communities, and biomes. In this chapter, we explore the ecology at organismic level and population level. वो क्या कह रहा है, इकोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी है, पॉपुलेशन लेवल पे भी है, कम्युनिटीज और बायोम से भी है। ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिज्मिक पढ़ेंगे और पॉपुलेशन लेवल्स पढ़ेंगे। पॉपुलेशन के लेवल से दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, इन एंड इट्स एनवायरमेंट, organisms organism and its environment. Ecology at the organismic level is essential physiological, psychological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि इकोलॉजी वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इसेंशियल है साइकोलॉजिकल इकोलॉजी के लिए। वो आपको अंडरस्टैंड कराती है कि उसके अंदर सर्वाइवल कैसे हो रहा है, आपका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, और कैसे वो अडेप्ट करें उस एनवायरनमेंट पे। तो इसलिए इकोलॉजी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिर वो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको सन का। द सन एंड द टिल्ट ऑफ द एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजंस। These variations, together with annual variation in precipitation, account for the formation of major biomes such as desert, rainforest, tundra. ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि सन के जो घूमना है, टिल्ट है, उसकी वजह से एनुअल वेरिएशन आती है इंटेंसिटी के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, जिसकी वजह से आपको अलग अलग सीजन दिखते हैं। अलग अलग सीजन को आप प्रेसिपिटेशन के हिसाब से लोगे तो आप अलग अलग बायोम्स बना पाओगे। बायोम्स का नाम जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा। ठीक है जी, तो आपने ये पढ़ना है। ये वाला कोई पूछ सकता है कि कितनी प्रेसिपिटेशन कहाँ होती है, डेजर्ट में कितनी होती है, ग्रासलैंड में कितनी होती है। कि देखो, ये एनुअल प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर, तो 0 to 50 आपकी इसके अंदर है डेजर्ट में। फिर सबसे ज्यादा है आपकी 152 4 अराउंड 400 अराउंड है आपकी ट्रॉपिकल की। तो ये आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्राफ, पूरा फिगर ये वाली इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन दिस। वो कह रहा है, ऊपर दे रखे हैं, रीजनल वेरिएशन आते हैं, लोकल वेरिएशन आते हैं, इसकी वजह से काम होता है। फिर चलते हैं, ऑन अर्थ लैंड लाइफ एग्जिस्ट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द few favorable habitats but even in extreme and harsh habitats, scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost,
polar regions, high mountain tops, thermal springs, and stinking compost pits, to name a few. ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके फेवरेबल है वहीं पे ही आपकी लाइफ है, लेकिन लाइफ जो है आपकी हार्श हैबिटेट्स में भी है। हार्श हैबिटेट्स के एग्जांपल उसने सारे दिए हैं, मैंने बताया। राजस्थान बता दिया उसने, इसको, और वहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है। फिर रेंज और मेघालय, वहां पे भी लाइफ ये है। और डीप ओशन में जाओगे जहाँ पे सन की कोई वो रेंज नहीं आती, लेकिन उसके अंदर भी यहाँ पे वो लाइफ होती है। फिर आप टोरेंशियल स्ट्रीम में जाओगे, जो चलती हुई स्ट्रीम जो होती है उनके अंदर भी होती है। तो ऐसे ही है। परमाफ्रॉस्ट मतलब जैसे स्नो लेडन जो रीजन होते हैं वहां पे भी होते हैं एनिमल्स, लाइफ होती है। तो उन्होंने ये पेज पे ये बताया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इवन अवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, इंटेस्टाइन भी बहुत सारे लोगों का हैबिटेट है, बहुत सारे लाइफ का हैबिटेट है। ठीक है, फिर यहाँ पे मेजर बायोम्स की फोटो दे रखी है, इंपॉर्टेंट इतना कुछ है नहीं है। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि की एलिमेंट्स क्या है। मतलब वो ये तो पूछ रहे हैं आपसे की एलिमेंट्स क्या है हैबिटेट्स के। व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू मच वेरिएशन इन फिजिकल एंड द केमिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। बताओ, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या है ये। आगे उसके आगे दे रखा उन्होंने आंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। क्या कह रहे हैं कि हैबिटेट के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे आते हैं, केमिकल कंडीशन में हैबिटेट में चेंज कैसे आ रहा है। तीन इंपॉर्टेंट उसने बताया, चार इंपॉर्टेंट उसने बताया, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। अब इनके बारे में एक एक पहले पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये आप बहुत बुक में आपको नहीं मिलेंगी, ये पुरानी बुक्स में, ये नई बुक्स में आई है। पढ़ते हैं। Each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system. All these together comprise a niche. अब niche क्या बोल रहा है वो, कि एक ऑर्गेनिज्म की कंडीशंस जो वो टॉलरेट कर सकता है, वो जिसमें वो रह सकता है, जो उसके फंक्शंस हैं, जो उसको रिसोर्सेस चाहिए, मतलब वो सारे कंप्राइज करते हैं नीश। उसका रोल इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर सारी चीजें नीश में आती है। ठीक है जी, अब चलते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, सबसे पहले आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलेवेंट फैक्टर। ये पूछ सकता है कोई आपसे। You are aware that the average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the poles and from the plains to the mountain tops. क्या बोल रहा है वो, कि आपको पता ही है जैसे एवरेज टेम्परेचर जो आपका डिक्रीज होता है अगर आप इक्वेटर से दूर जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे। यहाँ पता ही है कि अंटार्कटिका वो सब पोल्स पोल्स में आते हैं, तो उनका टेम्परेचर कम होता है वहां पे, आपको पता है ठंडी ठंडी रहती है। और माउंटेन्स पर भी आपको पता है ठंडी रहती है। तो अभी बता रहा है कि टेम्परेचर रेंज कैसे करता है। टेम्परेचर इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन समर। ठीक है, कि ये हाई एल्टीट्यूड्स और पोलर रीजन के अंदर सब जीरो होता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के अंदर 50 डिग्री से ज्यादा ही जाता है इनफैक्ट समर्स में। However, the unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceed 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कह रहा है कि डीप सी थर्मल है उसके अंदर तो 100 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है, वहां पे भी आपको लाइफ मिलेगी। It is general knowledge that the mango trees do not grow in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopards are not found in Kerala forest, and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitudes in the ocean. ये सबको पता ही है, उसने खुद ही बोला जनरल नॉलेज है कि मैंगो ट्रीज ग्रो नहीं होते टेम्परेट कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड कनाडा के, क्योंकि उनको हीट चाहिए होती है। हीट वो आपको वहां पे मिलती नहीं है कनाडा जर्मनी की जैसे। सेम अप्लाइज टू स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स के अंदर उसको गर्मी नहीं चाहिए, उसको सर्दी चाहिए उसको, तो इसलिए वो हमारे केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलता। टूना फिश के अंदर भी आपको बियॉन्ड ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड नहीं मिलती। टूना फिश के अंदर भी होता होगा ऐसा कि वो ट्रॉपिकल के बाद नहीं मिलती है। ठीक है,
फिर लिखा है, यू कैन अप्रिशिएट द significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the metabolic activity and other psychological functions of the organism. ये कह रहा है आप अप्रिशिएट कर सकते हो उसका सिग्निफिकेंस कि वो मेटाबॉलिक भी करता है, एंजाइम्स में भी करता है और साइकोलॉजी भी करता है, दिमाग से भी खेलता है वो टेम्परेचर जो होता है। ठीक है, अब इसके बाद a few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature, they are called यूरीथर्मल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर मार्क कर लो कि यूरीथर्मल, यूरीथर्मल उनको कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स थ्राइव कर सकते हैं वाइड रेंज के अंदर, वाइड रेंज के अंदर थ्राइव कर सकते हैं, वाइड रेंज के टेम्परेचर के अंदर जो जी सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, उनको यूरीथर्मल कहते हैं। ठीक है, बट इसके आगे लिखा हुआ बट अ वास्ट वैरायटी ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। ठीक है, जो वाइड रेंज में है उनको कह दिया यूरी, जो नैरो रेंज में है उनको कह दिया आपने स्टेनोथर्मल। याद होना चाहिए बिल्कुल, टेम्परेचर पे थर्मल टेम्परेचर हो गया, यूरी मतलब आपका सारे वाइड रेंज है वो सारे टेम्परेचर में जी सकता है, और नैरो रेंज मतलब स्टेनो स्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप उन्होंने बोलिए टेम्परेचर टॉलरेंस ये आपको डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा स्पीशीज मिल रही है, कौन सी नहीं मिल रही है। फिर in the recent years there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperatures. Chapter 6, if this trend continues, would you expect the distributional range of some species to be affected? वो कह रहा है टेम्परेचर बढ़े जा रहा है ऐसे, तो क्या लगता है कि क्या होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा? जी ऑब्वियसली होगा ही, एमसीक्यू पूछ रहे हो। फिर हम आगे चलते हैं वाटर पे, आगे चलते हैं वाटर पे। Water is another the most important factor influencing the life of organisms. In fact, life on Earth originated in water and is unsustainable without water. Its availability is so limited in desert that only special adaptations make it possible for organisms to live there. The productivity and distribution of plants is also heavily dependent on water. बहुत सारा पढ़ दिया मैंने, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कह रहा है कि वाटर जो है वो एक दूसरा मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग है फैक्टर है आपकी लाइफ पे। दूसरा उसमें आ कि जो आपकी लाइफ है वो वाटर में ओरिजिनेट हुई है और वाटर के बिना आगे चल नहीं सकती। तीसरी लाइन पे आते हैं, इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू लिव देयर। क्या कह रहा है कि डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा कम है पानी, तो जो एनिमल है उनको अलग अलग एडेप्टेशन करनी पड़ती है। जैसे कैमल को बहुत सारी एडेप्टेशन करनी पड़ती है जिससे उसका वाटर लॉस ना हो और वो सर्वाइव कर सके वहां पे। ठीक है, द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज आल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। अब आपको वाटर मिलेगा तभी वो प्रोडक्टिविटी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो वही कि कहाँ पे कौन सा ग्रो हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी मतलब कितना वो प्रोडक्ट दे पाएगा आपको, जितना पानी मिलेगा उसको उतना प्रोडक्ट दे पाएगा। उसके आगे चलते हैं, यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिजम्स लाइक लिविंग इन ओशंस, लेक्स एंड शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट इट इज नॉट ट्रू। वो कह रहे हैं कि वाटर रिलेटेड इश्यूज तो कोई करेगा नहीं जो वहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, लेकिन करते हैं। ठीक है, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी, केमिकल कॉम्पोजिशन, पीएच ऑफ वाटर बिकम्स important. The soul, the salt concentration measured as salinity in parts per thousand is less than 5 in inland waters, 30 to 35 in sea, more than 100 in hypersaline lagoons. ये याद होना चाहिए। क्या सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेजर करते हैं हम पीपीएम में, पीपीएम में नहीं पीपीटी में, पार्ट्स पर थाउजेंड में, और 5 से कम है वो इनलैंड वाटर्स के अंदर। सेकेंडली 30 टू 35 है सी के अंदर, और मोर देन 100 है हाइपर सैलाइन लेगून्स के अंदर। ठीक है, फिर हम जैसे ऊपर हमने कहा था यूरी थर्मल, वैसे ये यूरी हलाइन। सम ऑर्गेनिजम्स कैन आर टॉलरेंट टू अ वाइड रेंज ऑफ salinities, यूरी हलाइन, but others are restricted to a narrow range, stenohaline.
नैरो मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट में है तो स्टेनोल हेलाइन, और अगर वाइड रेंज में है तो यूरी हेलाइन। उसके बाद चलते हैं, मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि जो फ्रेश वाटर वाले एनिमल्स हैं वो दूसरी जगह नहीं रह सकते, सी वाटर में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि होता है ना, बाहर ज्यादा सॉल्ट है अंदर कम है तो दूसरी वाली ऑस्मोसिस होगी, वैसा सब। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट पढ़ेंगे और सॉइल पढ़ेंगे। लाइट और सॉइल खत्म कर देंगे, उसके बाद भी हम रिस्पॉन्सेज ऑफ एबायोटिक, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू।